से केस को प्रस्तुत करने की अनुमति है। दिनांक 24/11/2005 को शाम लगभग 7 बजे मृतक गौरव की दादी शांतिबाई ने इस आशय से गुमशुदा की रिपोर्ट कोतवाली में लेख कराई कि उसका पोता गौरव, जो कक्षा 9वीं का छात्र है, दिनांक 22/11/2005 की दोपहर 12 बजे से स्कूल के समय के बाद घर नहीं लौटा और आसपास पता करने पर भी उसका कोई पता नहीं चला। उक्त गुमशुदा की रिपोर्ट क्रमांक 100/05 उप निरीक्षण उमाशंकर द्वारा लेख की गई। जांच कथन के दौरान शांतिबाई ने यह भी बताया है कि दिनांक 27/11/2005 की शाम 4:30 बजे उन्हें लैंडलाइन नंबर पर अनजान व्यक्ति का कॉल आया, जिसने 5 लाख रुपए फिरौती की मांग की और ना देने पर गौरव को जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने उनके घर पर कॉल आईडी यंत्र स्थापित किया। दिनांक 29/2005 रात 9:30 बजे पुनः उक्त लैंडलाइन पर कॉल आया, जो कि सिम नंबर 9826055333 से किया गया था। फोन पर उसी अनजान व्यक्ति ने धमकी दी थी, जो 2 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक पैसे ना दिए जाने पर, यदि 24 घंटे बीत जाने पर अभी उसको आरोपी को पैसे नहीं दिए गए तो गौरव को जान से मार दिया जाएगा। दिनांक 1/12/2005 को पुलिस उप निरीक्षण उमाशंकर ने थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 9/12/2005 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख कर अनुसंधान प्रारंभ किया। मृतक की दादी शांतिबाई, मां देवी बाई, चचेरा भाई, बड़े भाई पंकज के कथन लेखबद्ध कराए गए, जिसमें उन्होंने दिनांक 22/12/2005 दोपहर को मृतक का कोई पता न चलने पर लैंडलाइन पर अनजान व्यक्ति का कॉल आने की बात दोहराई। दिसंबर सिम नंबर 982655 का पता लगाया गया, जो कि एयरटेल कंपनी के संग्राम सिंह नामक व्यक्ति से जारी की गई थी। संग्राम व्यक्ति के दस्तावेज फर्जी पाए गए और इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं मिला। इस पर मोबाइल नंबर की आईडी सिम नंबर की जांच से यह पता चला कि घटना क्रमांक पर उक्त मोबाइल नंबर सिम का प्रयोग किया जा रहा है। वह सिम एयरटेल कंपनी की थी, जो पुलिस सलीम नाम के व्यक्ति के द्वारा जारी की गई। 2005 शाम लगभग 7 बजे सलीम को अभिरक्षा से लेख की पूछताछ की गई, जिसमें उसने बताया सह आरोपी मुनीम फिरोज के साथ मिलकर घटना की योजना बनाई थी। मुनीम फिरोज दिनांक 22/2005 को दोपहर 11 बजे गौरव के स्कूल के बाहर अपनी मोटरसाइकिल उठाकर उन्होंने गौरव को एक बंद बड़े कारखाने में रखा था। उनकी पैसों की मांग पूरी ना होने पर उन्होंने दिनांक 30/2005 रात गौरव को गला दबाकर हत्या कर दी। गौरव मुनीम फिरोज ने शव की गर्दन काटकर धड़ से अलग कर दिया और वे शव को दोनों हिस्सों में जंगल में दूर दूर फेंक आए। घटना के प्रयुक्त मोबाइल उसने अपने घर संदूक में छुपाकर रख दिया। धारा 27 भारतीय साक्ष्य के अंतर्गत कुछ केस बताए गए हैं। धारा 34 में किसी अपराधी के एक के बाद एक और अपराध किया जाए और जिन्होंने किसी आपराधिक इरादे से किसी कार्य को अंजाम दिया है, अपराध में बहुत सारे लोगों को शामिल किया गया है, यह सारी बातें इस केस में साबित होती हैं। साक्ष्य के आधार पर देखा जाए तो सारे सबूत मुबीन व फिरोज की तरफ इशारा करते हैं तथा पंकज ने भी परीक्षण में बताया कि उसके स्कूल के पास आरोपी मुबीन व फिरोज मोटरसाइकिल पर गौरव को बीच में बैठाकर ले जा रहे थे। इस आधार पर मुबीन व फिरोज को अपनी बेगुनाही के लिए यह साबित करना होगा कि स्कूल से ले जाने के बाद गौरव मुबीन व फिरोज के साथ नहीं गया। इस प्रकार आईपीसी की धारा 361, 364A, 506, 302, 120B आदि धाराएं मुबीन व फिरोज पर साक्ष्य के आधार पर लगाई गई हैं। धाराएं आरोपित सिद्ध होती हैं। इसमें कुछ केस बताए गए हैं। सुचा सिंह वर्सेस महाराष्ट्र राज्य। इस मामले में न्यायमूर्ति टी थॉमस ने कहा कि एक से अधिक व्यक्तियों ने पीड़ित को अगवा किया हो, जिसके बाद पीड़ित की हत्या हो जाती है, तब इस स्थिति को ध्यान में रखकर यह मानन कोर्ट के लिए न्यायोचित है कि सभी अपहरणकर्ता हत्या के दोषी माने जाएंगे।
और बताया गया है कि लियाकत अली खान वर्सेस आंध्र प्रदेश राज्य। इस मामले में न्यायालय द्वारा अभी निर्धारित किया गया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 364 का भिन्न प्रकार का अपराध है, जिसका प्रमुख लक्षण को फिरौती छुड़ाई है। इस मामले में फिरौती की मांग स्पष्टता है सिद्ध हो गई है और अभियुक्त भी भूमिका का निचली अदालत द्वारा स्पष्ट विश्लेषण किया गया है। बालिका अभियुक्त जिसने उसे घर के अंदर बंद करके रखा था, अभियुक्त 3 के बयान के आधार पर यह बरामद की गई। अतएव अभियुक्त भारतीय दंड संहिता की धारा 364 का के अधीन दोष सिद्ध किया गया। इस आधार पर अभियुक्त ने जो भी क्राइम किए हैं उस पर आईपीसी की धारा 361 अपहरण करने के मामले में, आईपीसी की धारा 364A फिरौती की मांग करने के मामले में, आईपीसी की धारा 302 हत्या करने के मामले में, आईपीसी की धारा 305 जान से मारने की धमकी देने के आरोप हैं और आरोपियों को सजा देंगे। श्रीमान न्यायाधीश महोदय, मैं न्यायालय के समक्ष अपने अभियुक्त पक्षकार का बचाव करना चाहती हूँ। क्या मुझे अनुमति है? सर, जहाँ तक अभियोजन पक्ष का कहना है कि 24 तारीख को शांतिबाई गौरव मृतक गौरव की दादी ने शिकायत दर्ज करवाई। सर, मैं कहना चाहती हूँ अभियोजन पक्ष के द्वारा हमारे पक्षकार पर सब आरोप झूठे लगाए गए हैं। सर, मात्र कथनों के आधार पर हमारे पक्षकार को दोषी नहीं सिद्ध किया जा सकता है, इसलिए इनके द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को मैं खंडित करती हूँ। जहाँ तक इनका कहना, अभियोजन पक्षकार का कहना है कि पंकज एक आई विटनेस है। सर, उन्होंने देखा है कि गौरव को ले जाते हुए देखा, हमारे अभियुक्त पक्षकार उनको ले जाते हुए देखा है इन्होंने। सर, अगर देखा है तो फिर पंकज ने उन्हें रोका क्यों नहीं? रोकते, उनका पीछा करते और तुरंत FIR करवाती कि कोई पंकज को ले जा रहा है। मतलब आगे केस में बताया गया है कि पंकज एक हॉस्टाइल विटनेस है। उसने बाद में उसने अपने बयान से पलट गया है। उसने कहा है कि वो मृतक गौरव का चचेरा भाई नहीं है। तो इससे यह साबित होता है कि भाई हॉस्टाइल विटनेस है, उसके बयान को दर्ज नहीं किया जा सकता है, उसको साक्ष्य में नहीं लिया जा सकता है। और सर, बाकी सब इनके द्वारा लाए गए सभी साक्षी सभी रिलेटिव हैं इनके, उनको साक्ष्य में नहीं ले सकते हैं। सर, रिलेटिव सर उनके संबंधी हैं, उनके बयान को सही नहीं माना जा सकता है क्योंकि वो उनको जी सर केस आगे दिया गया है। आगे दिया गया है रमेश कुमार बनाम राजस्थान राज्य 2002। इस केस में स्पष्ट किया गया है कि अगर कोई भी बयान पुलिस कस्टडी में दिया जाता है तो उसे न्यायालय के समक्ष एविडेंस के रूप में नहीं लिया जा सकता है। और आगे भी कई सारे केसेस दिए गए हैं इसी प्रकार की, जिसमें बताया गया है कि पुलिस कस्टडी में दिया गया कोई भी बयान न्यायालय के समक्ष साक्ष्य के उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है। जैसे कि क्वीन एम्परर बनाम बाबूलाल राज 1984 और सीताराम बनाम राज्य 1966, प्यारेलाल बनाम राजस्थान राज्य 1963-80। महोदय जी, जैसा कि उन्होंने बताया कि पंकज गौरव का भाई नहीं है। पुलिस रिपोर्ट में साक्ष्य नंबर 2 में बताया गया साइंकी बाई ने इस कथन को प्रमाणित किया है कि न्यायालय में प्रमाणित किया है कि जो पंकज है वो चचेरा भाई है और उनके साथ ही रहता है। उसने खुद अपने बयान में बताया कि उसने दबाव के द्वारा वो बयान दिया था। उसने स्पष्ट नहीं बताया गया कि उसने दबाव में आकर कुछ भी बोला है। उसने न्यायालय में आकर बताया है कि और जो पंकज उसके गौरव को दो लोग हैं जो उसके मुबीन और फिरोज हैं जो बाइक में बिठाकर गौरव को ले जा रहे हैं। सर, बताया गया है कि वो ले जा रहे हैं। सर, ये कहीं भी इस किया गया है कि मुबीन और फिरोज गौरव को लेके जा रहे हैं। अगर लेके जा भी रहे हैं, CCTV फुटेज में स्पष्ट बताया गया है कि वो उसमें क्लियर नहीं है वो लेके जा रहे हैं, कौन लेके जा रहा है। ये फुटेज की बात करें महोदय जी, उस
उसमें ये नहीं बताया है कि मतलब उसको गौरव को जो बाइक में ले जा रहे हैं वो फुटेज में ये नहीं हुआ है। वो तो एक शॉप की दुकान की फुटेज की बात की जा रही है कि जो शॉप में गए थे उस फुटेज में, उसमें ये नहीं बताया है कि मतलब उसके बारे में नहीं बताया जा रहा है कि गौरव को ले जाते देखा। ये फुटेज में तो उसकी कोई बात ही नहीं की जा रही है। फुटेज में सिर्फ उसकी दुकान में शॉप की बात चल रही है। ये नहीं बता रहे हैं कि गौरव को ले जाते हुए देखा है। इनके द्वारा किए गए स्टेटमेंट में गलत बताया जा रहा है, क्योंकि केस में स्पष्ट लिखा गया है कि उन्होंने गाड़ी से बाइक से जाते हुए देखा है और बीच में गौरव को रखा है, जबकि सीसीटीवी में स्पष्ट नहीं बताया गया है कि वो गौरव ही है और जो उसको ले जा रहे हैं मुबीन और फिरोज ही है। ऐसे टोकरों में क्यों कर रहे हैं? प्रॉपर अपना पक्ष एक बार पूरा रखिए ना। साक्ष्य की रिपोर्ट अनुसार साक्ष्य के अनुसार साक्षी नंबर 1 पंकज द्वारा बताया गया है कि गौरव के स्कूल के पास मुबीन व फिरोज को देखा गया था तथा मुबीन व फिरोज गौरव को अपनी बाइक पर बैठाकर ले जा रहे थे, जिसके बाद से गौरव दिखाई नहीं दिया। गौरव व पंकज गौरव का चचेरा भाई है। उसने अंतिम बार तीनों को एक साथ देखा था तथा गौरव की किडनैपिंग के 8 दिन बाद घर के लैंडलाइन नंबर पर अनजान व्यक्ति का कॉल आता है तो जो 5 लाख रुपए फिरौती की मांग करता है। पैसे की मांग पूरी न किए जाने पर वह व्यक्ति गौरव को जान से मारने की धमकी देता है। इसके पश्चात भी आरोपी ने अलग अलग नंबरों का इस्तेमाल करके बार बार कॉल करके घर वालों को धमकी दी। आरोपी की फिरौती की रकम नहीं दी गई तो आरोपी ने गौरव को गला दबाकर उसकी हत्या कर दी तथा मृतक गौरव को 2 टुकड़ों में बांट दिया, अलग अलग जगह और टुकड़ों में बांटकर अलग अलग जगह फेंक दिया। साक्षी नंबर 5 एयरटेल कंपनी के नोडल अधिकारी कपिल ने अभियोजन कथनांक अनुसार ही सिम नंबर 9826055222 तथा सिम 7712322431 की कॉल डिटेल व संबंधित दस्तावेज को विधिवत प्रमाणित किया। कॉल डिटेल व संबंधित दस्तावेजों को विधिवत प्रमाणित किया। कॉल डिटेल व क्रमशः प्रदर्श P10 व 11 जिनके संबंध में धारा 65 साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र प्रदर्श P12 है। उक्त कॉल डिटेल में है स्पष्ट है कि दिनांक 21/11/2005 तक मोबाइल जिसका IMI नंबर 10234567889 है में सिम नंबर 9826055222 प्रयुक्त की जारी थी। उसी नंबर से दिनांक 22/11/2005 व दिनांक 29/11/2005 को लैंडलाइन नंबर पर कॉल किए गए थे। साक्षी नंबर 7 इसी प्रकार BSNL के नोडल अधिकारी सुनील ने भी अभियोजन कथनांक अनुसार कथन करते हुए लैंडलाइन नंबर 35282250 की कॉल डिटेल प्रदर्श P3 धारा 65B साक्ष्य अधिनियम के प्रमाण पत्र प्रदर्श 14 को विधिवत प्रमाणित किया गया है। नंबर 8 नारायण ने बताया है कि पुलिस ने उसके शोरूम पर आकर घटना दिनांक 22/11/2005 की CCTV फुटेज देखी और पुलिस ने फुटेज की कॉपी पेनड्राइव में दी। साक्ष्य नंबर 7 उप निरीक्षक उमाशंकर ने आरोपी सलीम को दिनांक 1/12/2005 को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी, जिसमें उसने सह आरोपी गण के साथ घटना कारित करना व घटना में प्रयुक्त मोबाइल पर घर पर संदूक में न होना बताया था। इस संबंध में प्रदर्श P3 का मेमोरेंडम बनाया था। आरोपी सलीम द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर मोबाइल A1 जब्त किया गया। नंबर 1234567889 था। इस IMI पर यह साबित किया गया कि यह वही नंबर है जिस पर फिरौती को पैसों की मांग की गई थी। अतः इन साक्ष्य को डिने नहीं किया जा सकता है कि सलीम, मुबीन व फिरोज इन तीनों ने मिलकर अपहरण पर फिरौती की मांग नहीं की या गौरव की हत्या नहीं की, क्योंकि सलीम ने जो भी पुलिस को परीक्षण में स्वीकार किया। पुलिस को सलीम के द्वारा बताया सबूतों में फर्जी सिम जिसका IMI नंबर सिम था जिसकी फिरौती की मांग की जाती है तथा सलीम के घर तलवार की बरामदी हुई जिसके बारे में सलीम ने खुद बयान दिए हैं। इस आधार पर यह प्रूफ होता है कि सलीम, मुबीन व फिरोज IPC की धारा 34, 361, 364A, 302, 506, 120B के अंतर्गत आरोपी माने जाते हैं।
इसमें कुछ केस भी दिए गए हैं। पी लियाकत अली खान वर्सेस आंध्र प्रदेश राज्य। इस मामले में न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 364 एक भिन्न प्रकार से अपराध है जिसका प्रमुख लक्षण को फिरौती छुड़ाई है। इस मामले में फिरौती की मांग स्पष्टता सिद्ध हो गई है और अभियुक्त की भूमिका का निचली अदालत द्वारा स्पष्ट विश्लेषण किया गया था। बालिका अभियुक्त जिसने उसे घर के अंदर बंद करके रखा था, अभियुक्त के बयान के आधार पर बार बार बरामदगी की गई। अतएव अभियुक्त भारतीय दंड संहिता की धारा 364 एक के अधीन दोषसिद्ध किए गए। इसमें एक और केस दिया गया है, शेख जकाउल्लाह वर्सेस इखलाक एवं अन्य। इस मामले में न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि जहां तक तय मामले में विरलतम को कोर्ट में आने का प्रश्न, अभियुक्त द्वारा मृतक के शरीर को टुकड़ों में काट डालना कायर काम था और वह निशंक तरीके कारित की गई हत्या थी और चुपके से की गई थी और इसका कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध नहीं था। इसके अतिरिक्त प्रत्यक्ष अभियुक्त की भूमिका का पता नहीं लगाया जा सकता है। इन परिस्थितियों में अभियुक्त आजीवन कारावास के दंड हेतु दायित्वहीन था, क्योंकि यह मामला विरलतम कोर्ट में नहीं आया है। इस निर्णय के आधार पर किसी व्यक्ति की हत्या करना और उसके टुकड़े टुकड़े करके फेंकने पर दोनों को कानून के अंतर्गत अपराध माना गया है। अर्थात आईपीसी की धारा 302 में हत्या के मामले मृत्युदंड जुर्माने का प्रावधान किया गया है कि अभियुक्त मुबीन व फिरोज को मृतक के साथ अंतिम बार देखा गया है। अभियुक्त सलीम के मोबाइल से ही फिरौती के लिए कॉल किया जाना प्रमाणित है। अभियुक्तगण को मृत्युदंड से दंडित किए जाने का निवेदन है। अतः मेरे आता है कि अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त संदेह से परे मामले को साबित कर अपने भार को उन्मोचित किया है कि अभियुक्त मुबीन व फिरोज को मृतक के साथ अंतिम बार देखा गया है। अभियुक्त सलीम की मोबाइल की फिरौती की कॉल किया जाना प्रमाणित है। अभियुक्त गण को मृत्युदंड से दंडित किए जाने का निवेदन किया गया। जैसे पंकज ने बताया है कि उसने दिनांक 22/1/2005 को स्कूल के पास कोई जरूरी काम से था। दोपहर में 12 बजे वापस आते समय उसने गौरव को स्कूल के बाहर देखा कि आरोपी मुबीन व फिरोज मोटरसाइकिल पर गौरव को बीच में बैठा कर ले जा रहे थे। तो श्रीमान, ऐसा भी तो हो सकता था कि अगर पंकज आई विटनेस है तो उसने उन्हें रोका क्यों नहीं, कोशिश क्यों नहीं की, उनका पीछा क्यों नहीं किया? वो ऐसा भी कर सकता था। और जैसा कि श्रीमान इन्होंने शांति अभियोजन साक्षी ने अभियोजन कथन के अनुसार ही न्यायालय में साक्ष्य दी है और गुमशुदा की रिपोर्ट लेकर प्रमाणित किया है और बताया है कि पंकज मृतक गौरव का चचेरा भाई है जो उसके साथ ही रहता था, परंतु पंकज एक हॉस्टाइल विटनेस है जो कि बाद में मृतक का गौरव पंकज का चचेरा भाई होने से बयान से पलट जाता है। जैसा कि अभियोजन पक्षकार के द्वारा बताया गया कि राम व मोहन ने अभियोजन कथन का समर्थन नहीं किया है तथा मोबाइल जब्ती पंचनामा, मोटरसाइकिल जब्ती पंचनामा तथा तलवार जब्ती पंचनामा पर हस्ताक्षर होने की बात को सही बताया है, परंतु मोबाइल किसी अभियुक्त के पास नहीं पाया गया था बल्कि उसके घर में पड़े एक संदूक में पाया गया था। और जैसा कि अभियोजन के साक्षी कपिल तथा सुनील के बारे में बताया गया है कि इनके द्वारा कॉल डिटेल तथा लैंडलाइन डिटेल में को धारा 65B साक्ष्य अधिनियम के प्रमाणित पर विविधता प्रमाणित किया है। और जैसा कि अभियोजन साक्षी के नारायण साक्षी ने बताया है कि पुलिस ने उनको शोरूम के पास आकर घटना की दिनांक 22/11/2005 को सीसीटीवी फुटेज देखी थी और पुलिस फुटेज को कॉपी करके पेन ड्राइव में ले ली गई थी, परंतु सीसीटीवी फुटेज से स्पष्ट नहीं होता और किसी व्यक्ति को निश्चित रूप से पहचान नहीं हुई थी क्योंकि वो फुटेज क्लियर नहीं थी। महोदय, डॉक्टर उमेश त्रिपाठी जो कि सब निरीक्षण थे, उन्होंने सब रिपोर्ट में बताया है कि मृत्यु कारित किए जाने की तथा उसके पश्चात सिर धड़ से काटकर अलग किए जाने की संभावना व्यक्त की गई है, परंतु महोदय इसमें स्पष्ट नहीं किया गया है और इसमें अभियोजन पक्ष का कहना है कि
हत्या 1 दिसंबर को की गई है, जबकि सब रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि जब सब रिपोर्ट मिली थी उसके 4-5 दिन पहले हत्या की गई थी। लेकिन इनका 27 नवंबर और 29 नवंबर को फिरौती की मांग की गई थी, जबकि उनकी मां को, दादी को क्लियर था कि उस समय मृतक गौरव जिंदा था, जबकि सब रिपोर्ट में बताया गया है कि 5 दिन पहले उसकी हत्या हो चुकी थी। इससे स्पष्ट है कि गौरव उस समय जिंदा था और हमारे अभियुक्त पक्षकार एकदम निर्दोष हैं। और अभियुक्त साक्षी 9 के द्वारा इनके द्वारा अभियोजन पक्षकार के द्वारा बताया गया है कि संपूर्ण वादों में बयान का लेखन उप निरीक्षक उमाशंकर के द्वारा किया गया था तथा जो भी आर्टिकल की जब्ती हुई है वो भी सभी उप निरीक्षक उमाशंकर के द्वारा जब्त किए गए थे। महोदय, मैं अपना बचाव रखते हुए कहना चाहती हूँ कि पूरा का पूरा अन्वेषण जो भी किया गया था वो केवल एक ही पुलिस अधिकारी के द्वारा किया गया था और इसमें किसी वरिष्ठ या अन्य पुलिस अधिकारी की सहायता नहीं ली गई थी। इससे स्पष्ट है कि यह मामला संदेहपूर्ण है। और महोदय, अन्य साक्ष्य भी मौजूद हैं, जिसमें बताया गया है कि सभी साक्षी जो भी अभियोजन पक्षकार ने मामला रखा है उसमें सभी साक्षी उनके संबंधी बताए गए हैं और मौजूदा घटना के स्थान पर जो भी आर्टिकल्स पाए गए हैं, तलवार, मोबाइल आदि जो भी पाए गए हैं, उसमें तलवार में कोई भी रक्त नहीं मिला है और ना ही कोई फिंगरप्रिंट पाए गए हैं। और मोटरसाइकिल जिससे इनका कहना है, अभियोजन पक्षकार का कहना है कि जो भी मोटरसाइकिल थी जिससे गौरव को ले जाया जा रहा था उससे वो भी जब्ती में क्लियर नहीं हुई है कि वो अभियुक्त पक्षकार की थी और उसी के द्वारा अपहरण किया गया था। तब महोदय, अभियोजन पक्षकार के द्वारा किए गए सभी साक्ष्य अविश्वसनीय तथा महत्वहीन है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अभियुक्त पक्षकार को दोष मुक्त किया जाए। जी, जैसे कि बताया कि और तलवार जो भी रिपोर्ट पुलिस द्वारा जो भी साक्ष्य एकत्रित किए गए हैं उनको नकारा तो नहीं जा सकता है, क्योंकि उसमें सारे प्रमाणित किए गए हैं हर एक को कि जैसे कि सबके जो साक्ष्य प्रमाणित किए गए उनको नकारा नहीं जा सकता है। और इस आधार पर ये भी नहीं कहा जा सकता है कि गौरव की हत्या नहीं हुई है, जैसे कि उन्होंने कहा कि और गौरव की हत्या कुछ दिन बाद हुई, जब रिपोर्ट लिखाने के बाद हत्या बता रहे हैं कि रिपोर्ट लिखवाई जब उसके बाद हत्या हुई, तो ऐसा नहीं हो सकता। और तलवार के बारे में भी बताया कि तलवार में कोई रक्त नहीं हो, तो कोई जब मर्डर कर देगा किसी का तो उसमें ब्लड जो लगा है वो उसको साफ करके रख लेगा। सर, ऐसे थोड़ी होता है कि मतलब उसको ब्लड लगा है और उसको घर पे रख ले, उसे साफ भी तो किया जा सकता है, साफ करके भी तो रक्त साफ करके भी तो उसको घर में रखा जा सकता है। और पुलिस द्वारा रिपोर्ट में बताया गया जो सलीम है उसने खुद कबूल किया है और उसके बाद ही घर पे जाके जो भी बरामदी की गई है उसको प्रमाणित किया गया है। ये नकारा नहीं जा सकता है कि और सलीम और मुनीम ने कोई हत्या नहीं की है, फिरोज ने हत्या नहीं की। परंतु वो तलवार तो घटनास्थल पर पाई गई थी, तो वहाँ तो कोई जाके रक्त उसको हटा नहीं सकता था या उसके फिंगरप्रिंट नहीं हटा सकता था। अगर ऐसा होता कि वो तलवार जाके उसके घर में पाई गई या कहीं पाई गई है तो वो घटनास्थल पर पाई गई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि घर से जब्ती की गई है, उसने बाद अपने बयान में बताया कि उसके घर पे मतलब तलवार रख ली, और जिस सिम कार्ड से बरामद की गई, जिस सिम कार्ड से फ़ोन किया गया था वो भी उसके घर से बरामद की गई है, तलवार भी बरामद की गई है। और सर, ये साक्ष्य प्रमाणित भी किया गया है।